हेलो दोस्तों। जीके 360 डिग्री सब्जेक्ट नंबर 2, पॉलिटिकल साइंस, जिसके दो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं। एक टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो कौन कौन से प्रावधान आए भारत में, ब्रिटिशर कौन कौन से वो कानून लेकर आए जिनके द्वारा भारत में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1950 तक लागू हो गया। दूसरा हम देखेंगे भाई कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था वो कुछ मेंबर की एक असेंबली ने बनाया था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का नाम दिया गया। तो उनसे जुड़े हुए ये दो टॉपिक आज की हम तैयार करेंगे। 50 क्वेश्चन अपने होंगे कल की तरह ही। पहला क्वेश्चन कह रहा है पॉलिटिक्स कौन सी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो जो पॉलिटिक्स है वो ग्रीक भाषा के वर्ड पोलिटिया से निकला है। ठीक है, ग्रीक भाषा के वर्ड पोलिटिया से निकला है जिसका मतलब होता है नेशन स्टेट। बात करें आगे, बात करें दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है भारत के अंदर पॉलिटिक वो कह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस के फादर किसे कहा जाता है। देखो अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें कि भारत के पॉलिटिकल क्षेत्र में दो बड़े नाम की जिनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट में बहुत अच्छी पकड़ थी, एक तो मनुस्मृति लिखने वाले मनु, और अर्थशास्त्र बुक लिखने वाले चाणक्य। बात करें वर्ल्ड वाइड, तो जो शुरुआत में पॉलिटिकल के क्षेत्र में जो काम किया था वो प्रोटागोरस और जियोर्ज जिस नाम ने किया था, और इन्होंने ही पॉलिटिया नाम दिया था। लेकिन सैद्धांतिक रूप से पॉलिटिकल साइंस के फादर कहा जाता है अरस्तु को, एरिस्टोटल को, और इन्हीं को ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के फादर भी कहा जाता है। बात करें तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पहली लॉ बुक का क्या नाम था। कानून की जो पहली किताब थी, ठीक है, उसका क्या नाम था। तो दुनिया में कानून की जो सबसे पहली जो किताब मानी जाती है वो मनु के द्वारा लिखी जाने वाली मनुस्मृति को माना जाता है। और अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है, ठीक है, अर्थशास्त्र नाम की जो बुक है ये चाणक्य ने लिखी थी। ठीक है, बात करें आगे हम। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी थी। देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर हम देखें तो कैबिनेट मिशन के द्वारा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी। 9 दिसंबर 1946 को बन के ये तैयार हो गई थी। 13 दिसंबर 1946 को इसका पहला सेशन था। 26 नवंबर 1949 तक इसने कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया था, 2 साल 11 महीने 18 दिन में। और 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था। तो चारों डेट की जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने यहाँ पर क्या करा दिया, कवर करा दिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कुछ हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है जिसको प्रेम्बल के नाम से जाना जाता है, प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसमें 5 वर्ड है। ठीक है, जिसमें सेकुलर का मतलब होता है कि भाई धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, व्यवस्था की नजर में सारे धर्म बराबर है। सोशलिस्ट कहता है कि भाई जो सरकार है उसका जो उद्देश्य है वो कोई प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, सरकार लोगों की भलाई करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए सरकार है। डेमोक्रेटिक ये कहता है टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, यानी कि जो सरकार है वो जनता ने बनाई है, वो जनता के लिए ही कार्य करेगी और जनता ही उसको हटा सकती है, और जनता ही सरकार है। रिपब्लिक ये कहता है कि भाई किसी कंट्री का जो हेड है उसका इलेक्शन होना चाहिए। और सॉवरेन कहता है हम अपनी बाउंड्री के अंदर, ठीक है, अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हैं, हमें दूसरों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो अगर हम बात करें ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किस आधार पे, इनकी सीक्वेंस क्या है, तो आप इसको ऐसे याद करना है। सो, सो, से, डर। ठीक है, अगर 100 लोग आपसे लड़ने के लिए आ गए तो आप उससे डरने लग जाओगे। तो सो से डर। ठीक है, तो पहला जो सो है उसका मतलब होता है सॉवरन। दूसरा जो सो है उसका मतलब होता है सोशलिस्ट। तीसरे से का मतलब होता है सेक्युलर। चौथे डी का मतलब होता है डेमोक्रेटिक। और अगले आर का मतलब होता है रिपब्लिक। ठीक है, तो सो से डर। ठीक है, सॉवरन, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बात करें हम अब अगले क्वेश्चन की। ठीक है,
तो क्वेश्चन 6 कह रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लंबा और पुराना है क्या? दूसरा, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है और हमारा रिटन है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं, जो एक बार बन गया उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ देशों के कॉन्स्टिट्यूशन बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, रोज उनमें चेंज होते रहते हैं। तो कह रहा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों के बीच की कहानी है क्या? लास्ट कह रहा है कि हमने दूसरे देशों से प्रोविजन लिए हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करूं तो बिल्कुल डी सही है, हमने दूसरे देशों से प्रोविजन लिए हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही है। तीसरा भी सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हो सकता है लेकिन बदलाव की प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, बात करें दूसरे की, दूसरा भी सही है, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है और हमारा रिटन है। लेकिन पहला गलत है, लार्जेस्ट तो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन ओल्डेस्ट नहीं है। ओल्डेस्ट जो है दुनिया में वो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, न कि इंडिया का। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है भाई, पावर जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज में बटेगी, और सरकार के भी 3 ऑर्गन होंगे। लेजिस्लेटिव कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव उनको लागू करेगा और जुडिशरी उनको चेक करेगा। तो वो कह रहा है कि इसमें से सही ऑप्शन बताना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है, ये तो बात सही है। हमारी सरकार के 3 ऑर्गन है, ये भी सही है। वो कह रहा है ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 ही लेवल की सरकार थी, बिल्कुल सही बात है। फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने तीसरे लेवल की सरकार जो पंचायत है उसको ऐड कर दिया गया। चौथा कह रहा है हमारे यहाँ जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस है, बिल्कुल। जुडिशरी अपनी सैलरी खुद डिसाइड कर लेते हैं, छुट्टी खुद डिसाइड कर लेती है, अपना अपॉइंटमेंट खुद कर लेती है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट ही सही है। बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसने भारत के झंडे को डिजाइन करा था। अगर हम इसमें ऑप्शन की बात करें, राजेंद्र प्रसाद तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को लेकर उनको नोबेल मिला था। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने भारत के झंडे को डिजाइन किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। मैंने आपको बता रखा है कि भाई अगर ए ऑप्शन छाटा जाता है तो इसका मतलब असर्शन रीजन सही है और वो उसका एक्सप्लेन भी करता है। ठीक है, बी ऑप्शन ये कहता है कि असर्शन रीजन दोनों सही है लेकिन आपस में कोई इनका मेल जोल नहीं है। सी ऑप्शन ये कहता है पहला सही है, असर्शन सही है, रीजन गलत, और डी कहता है रीजन सही है, असर्शन गलत। तो भारत डेमोक्रेटिक है क्या? भारत और ब्रिटेन दोनों डेमोक्रेटिक है, ये तो बात सही है। ठीक है, रिपब्लिक भी है क्या? दूसरा कह रहा है रिपब्लिक होने के लिए जो कंट्री का जो लीडर है ना उसका चुनाव होना चाहिए, वो हेरिडेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात सही है कि भाई रिपब्लिक किसी देश को तभी कहा जाएगा अगर चुनाव हो और उसके बाद हेड बने। तो भाई रीजन तो सही है लेकिन असर्शन इसलिए गलत हो गया क्योंकि ब्रिटेन एक रिपब्लिक कंट्री नहीं है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक जरूर है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट थे, 8 शेड्यूल थी, 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, और डॉक्टर अंबेडकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट थे। तीसरा कह रहा है महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, और लास्ट में कह रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिक्स ब्लेंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, जो संविधान बना रहे थे, उसमें कुछ लोगों का तो इलेक्शन हुआ था और कुछ लोगों का नॉमिनेशन हुआ था। तो बाकी सारी बात सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो चेयरमैन थे वो राजेंद्र प्रसाद थे, न कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बात करें 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसके बारे में रोंग बताना है। देखो भाई, एक पीएम हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ, उन लॉर्ड नॉर्थ की रिकमेंडेशन पर ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था, बात तो सही है। इसकी वजह से, ठीक है, इसकी वजह से क्या था कि जो गवर्नेंस ऑफ इंडियन कंपनी थी वो ब्रिटिश के हाथों में चली गई। मतलब अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी जब बंगाल जीत गई थी तो उसके बाद ब्रिटेन वालों ने सोचा ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मनमर्जी से शासन न चलाने लग जाए, इसलिए ब्रिटेन पार्लियामेंट के अंडर रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी काम करेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे क्या? और अगर हम यहाँ डी की बात करें तो वो कह रहा है कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ था वो कोलकाता में हुआ था और उसमें 4 जज थे। अगर इस ऑप्शन की हम बात करें यहाँ पर, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना ये गलत है। यहाँ लिखा है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जबकि इस एक्ट में गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं बनाए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए थे इस एक्ट में। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां कह रहा है कि जो यहाँ पर चीफ जस्टिस जो कोलकाता हाई कोर्ट बना था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, इसमें 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस और 3 जज। तो कह रहा चीफ जस्टिस कौन थे? तो जो एलिस इम्पे थे वो तो थे चीफ जस्टिस, और चैम्बर, लिमनिस्टर और हाइडे। चैम्बर, लिमनिस्टर और हाइडे, ठीक है, ये क्या थे? यहाँ के बाकी जज थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, उसके बारे में सही बताना है। तो भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा डिसिप्लिन से काम करे इसके लिए आया था क्या? इसने 2 संस्था सेटअप करी थी क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास पॉलिटिकल जिम्मेदारी थी क्या? तो अगर हम बात करें सारे के सारे ही स्टेटमेंट सही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के पास पॉलिटिकल जिम्मेदारी थी, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, ठीक है, जो आपकी ट्रेड वाली थी वो वाली जिम्मेदारी थी। बात करें आगे, तो वो कह रहा है कौन से एक्ट में ये प्रोविजन था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है उनकी जो सैलरी आएगी वो इंडियन फंड से आएगी, ठीक है। तो इसका जो मेंशन था वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। जो 1773 का था उसने तो कोलकाता में सुप्रीम हाई कोर्ट सेटअप किया था, ठीक है, हाँ सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था, सॉरी, ठीक है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट सेटअप किया था। फिर इनने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाए थे, ठीक है। और इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 13। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो वो ये कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा रोंग बताना है। तो भाई इसने भारत में क्रिश्चियंस मिशनरी को अलाउ कर दिया, बात तो सही है। लोकल बॉडी टैक्स लगा सकती है, ये भी बात सही है, ठीक है। वो कह रहा है इसने 3 काउंसिल जो थी मद्रास, बॉम्बे और कोलकाता, उनको एक्सटेंड कर दिया, ये भी बात सही है। लेकिन अगर हम डी ऑप्शन को ध्यान से देखें ना, वो कह रहा है कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली, कंप्लीट नहीं थी इसमें। 1813 वाले में 2 चीजों को छोड़ दिया गया था, एक टी और एक चाइना, ठीक है, टी और चाइना को छोड़ दिया गया था, बाकी सबकी मोनोपोली एंड हो गई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, तो क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है हु वॉज द फादर ऑफ लॉ कमीशन इन इंडिया, ठीक है, भारत में जो लॉ कमीशन बनी थी, ठीक है, उसके फादर कौन हुआ करते थे? तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय जाने जाते हैं सती प्रथा को हटाने के लिए, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले क्या थे? ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। जेम्स स्टेपन जो ये लॉ कमीशन बनी थी इसके मेंबर थे, और लॉर्ड मैकोले के द्वारा ही भारत में लॉ कमीशन सेटअप हुई थी। बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन से एक्ट में पहले जो भी सरकार काम करती थी, मतलब ब्रिटेन के ये जो काम किया करती थी उसको गवर्नर जनरल की काउंसिल कहा करते थे। फिर क्या किया गया, एक चार्टर एक्ट आया और उसने ये कह दिया कि भाई अब गवर्नर जनरल की काउंसिल ना कहकर इंडियन काउंसिल कहेंगे, ऐसा कहा था चार्टर एक्ट ऑफ इंडिया 1833 में। 1793 ने बोला था कि भाई भारत के फंड से सैलरी मिलेगी। 1803 ने क्रिश्चियन मिशनरी लाई थी और ट्रेड मोनोपोली को एंड किया था। और 1813 ने क्या कर दिया, ठीक है, जो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको हटाकर नाम दे दिया इंडियन काउंसिल। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी जरूरत होगी, जितने कर्मचारियों की जरूरत होगी, उनका जो चुनाव होगा वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद होगा। तो अगर इसमें हम ऑप्शन की बात करें, चार्टर एक्ट में 1793 ने तो सैलरी भारत के फंड से आएगी, 13 ने ट्रेड मोनोपोली खत्म करी, 1833 ने इंडियन काउंसिल ला दिया, और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया,
और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में रोंग स्टेटमेंट बताना है। इसने क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो युग हुआ करता था उसको एंड कर दिया क्या, एक काउंसिल सेटअप कर दी क्या इसने, पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट बना दी क्या इसने, और जो वॉइस रॉय की जो पोस्ट हुआ करती थी उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदल दिया क्या। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ना वो डी है। क्यों, क्योंकि इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को वॉइस रॉय में बदला है, वॉइस रॉय की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में नहीं बदला। बात करें 20 की, तो वो कह रहा है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना था वो किसको जवाबदेही होगा। ठीक है, हर इंसान क्या होता है, जो ये एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था होती है इसमें व्यक्ति जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो भाई कह रहा है कि वो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो पोस्ट थी ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थी, तो ये रेस्पॉन्सिबल हुआ करती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, ब्रिटेन की संसद के लिए। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो हाई कोर्ट सेटअप हुए उसको लेकर कौन सा एक्ट आया था। तो अगर हम बात करें, इसने तो क्रिश्चियनिटी लाई थी, ट्रेड मोनोपोली, इसने इंडियन काउंसिल हटाई थी, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में बदला था। ठीक है, इसने क्या किया था, वो इसरो की पोस्ट क्रिएट करी थी, और जो भारत में, ठीक है, हाई कोर्ट सेटअप हुए थे वो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के द्वारा हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिस एक्ट गेव द पावर टू डिस्कस बजट एंड आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। कौन से एक्ट ने ये कहा कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हो। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सामने वाले ने एक क्वेश्चन पूछा और फिर उससे जुड़ा हुआ ही आपने कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहलाता है। तो अभी तक जो वॉइस रॉय की जो काउंसिल हुआ करती थी उसने जो डिसीजन ले दिया वही मान लिया जाता था, लेकिन अब ये होने लगा यार वॉइस रॉय कोई डिसाइड कर रहा है तो उससे आप बात करो, बातचीत करो। ठीक है, तो कह रहा है ये प्रोविजन किसमें था। ठीक है, तो ये जो प्रोविजन था, ठीक है, कि भाई अब जो भी डिस्कशन लिया जाएगा वो बातचीत के द्वारा लिया जाएगा, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में ऐसा था। बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का क्या नाम था। ठीक है, तो इसमें क्या था बेसिकली, मैकॉले रिफॉर्म तो आपके लॉ कमीशन से जुड़े हुए थे, मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म 1919 वाले 1919 में आया था, और इसका नाम था मोरले मिंटो रिफॉर्म। मोरले जो थे, ठीक है, जो मोरले यहाँ पर नाम है, ये हुआ करते थे उस टाइम के एस ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एसओएस हुआ करते थे, और जो मिंटो थे वो उस टाइम पर भारत के वॉइसरॉय हुआ करते थे, इसलिए इसको कहा गया मोरले मिंटो रिफॉर्म। बात करें अब आगे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कम्युनल इलेक्टोरेट। कम्युनल इलेक्टोरेट का मतलब होता है कम्युनिटी के आधार पर चुनाव होना, कम्युनिटी के आधार पर चुनाव होना। तो जो कम्युनल इलेक्टोरेट है ना, ठीक है, इसके जो फादर माने जाते हैं भारत में, ठीक है, तो ये माने जाते हैं आपके किसको, ठीक है, मिंटो जी को, लॉर्ड मिंटो को क्या माना जाता है, कम्युनल इलेक्टोरेट, क्योंकि ये जो मोरले मिंटो रिफॉर्म लेकर आए थे उसमें इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था मुस्लिम को। तो रिजर्वेशन में और इलेक्टोरेट में अंतर होता है, सेपरेट सेपरेट इलेक्टोरेट में और रिजर्वेशन में अंतर होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है कि चुनाव में खड़ा भी मुस्लिम होगा और वोट भी मुस्लिम डालेंगे, तो ये वाली इसमें क्या थी, दिक्कत थी। बात करते हैं हम आगे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप की गई थी कि सिविल सर्वेंट को छांटा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कब किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, सेंट्रल जो आपका ये मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म था, इसके तहत 1926 में, ठीक है, 1926 में भारत में क्या हुई थी, ये सेटअप हुई थी। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें 26वां क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन उस साइड रह गया लेकिन मैं बोल देता हूँ कि मॉन्टेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म जो आया था 1919 में, उसको लेकर कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हाई कमिश्नर की पोस्ट बना दी लंदन, तो बिल्कुल बना दी। तो बेसिकली क्या हुआ करेगा, सबसे ऊपर ब्रिटेन की पार्लियामेंट, ठीक है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के नीचे हाई कमिश्नर की पोस्ट जो लंदन में है, ठीक है, हाई कमिश्नर के नीचे एसओएस,
उसके नीचे वॉइसरॉय और उसके नीचे गवर्नर जनरल। दूसरा, डायआर्की सेटअप हो गई। डायआर्की का मतलब होता है डुअल, डुअल का मतलब होता है टू लेवल पे गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी सही हो गई। प्रोवेंसी में दो लेवल की, जैसे यूनियन टेरिटरी में होता है ना, कुछ काम तो केंद्र सरकार करती है, कुछ राज्य सरकार करती है, उसे ही डायआर्की कहते हैं। तो इसने क्या करा, स्टेट को कुछ पावर दे दी थी। तीसरा कह रहा है जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना काम, इसने उसको दो हिस्सों में बांट दिया। एक ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड उन सब्जेक्ट को कहा गया जो पहले केंद्र सरकार ने अपने हाथों में ले रखे थे और अब उसने राज्य सरकार को दे दिए। और दूसरा यहाँ नाम कह रहा है अनरिजर्व्ड, ये गलत है। ठीक है, यहाँ अनरिजर्व्ड की बजाय रिजर्व्ड होना चाहिए। रिजर्व्ड वो सब्जेक्ट थे जो केंद्र सरकार ने अपने पास रख लिए, राज्य को न देकर अपने पास रख लिए। ट्रांसफर तो वो जो केंद्र सरकार ने राज्य को दे दिए, और रिजर्व वो जो राज्यों के काम केंद्र सरकार ने अपने पास ही रख लिए। तो ये डी वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि इसमें एक वर्ड लगा है अन। अन लगने की वजह से पूरा सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में स्लेवरी कब एंड हुई। स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी। तो पहले के टाइम पर क्या होता है, जो राजा महाराजा होते थे, ठीक है, वो अपने पास बहुत सारे गुलाम रखते थे और उनसे फ्री में काम करवाते थे। तो जो स्लेवरी है ना भारत में, ठीक है, इसको लेकर जो कानून आया था वो काउंसिल ऑफ इंडिया के 1833 में आया था। और स्लेवरी जो हटी थी वो 1843 में हटी थी। तो सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, तो वो कह रहा है कौन से एक्ट में ये प्रोविजन था कि केंद्र सरकार का बजट अलग होगा और राज्य सरकार का बजट अलग होगा। तो ऐसा जो प्रोविजन था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का बजट अलग अलग होगा, ऐसा जो मेंशन किया गया था वो किया गया था मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में। और मोरले मिंटो रिफॉर्म ने क्या दिया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, किसको, मुस्लिम को। साइमन कमीशन भारत में जांच करने के लिए आई थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1919 में, उसके बारे में करेक्ट बताना है। इसने भारत की संसद को बाई कैमरल बना दिया। बाई कैमरल का मतलब होता है दो हाउस। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है इसने दो हाउस बना दिए। जो ऊपर वाला हाउस था जिसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट था, इसमें 60 मेंबर थे, 34 का चुनाव होता था, बाकी 26 को वॉइसरॉय अपने आप छांट लेते थे। दूसरा कह रहा है इसमें लोअर हाउस बनाया गया था जिसमें 144 सीट थी, और इन 144 में से, ठीक है, 104 का पे इलेक्शन होता था और बाकी 40 को वॉइसरॉय अपने आप छांट लेते थे। तो करेक्ट पूछा था, तो सारे के सारे ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। बात करें अगले क्वेश्चन की, कह रहा है हु वॉज द हेड ऑफ साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1927। 1927 में एक 6 मेंबर की एक कमीशन सेटअप हुई थी, जिसका 7 मेंबर की एक कमीशन सेटअप हुई थी जिसका नाम था साइमन कमीशन, जो भारत में मोंटेग्यू ट्रांसफॉर्म रिफॉर्म कैसे अच्छे से लागू हो रहा है या कैसे और उसको बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है, इसको जांच करने के लिए आने वाली थी। और इसके जो हेड हुआ करते थे, ठीक है, वो जॉन साइमन हुआ करते थे। डी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कब बर्मा, बर्मा जो है ना वो म्यांमार का पुराना नाम है, ये भारत से कब सेपरेट हुआ था। तो जो बर्मा है जो भारत में, वो 1935 में सेपरेट हुआ था। बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1935 में भारत में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसके बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पहला कह रहा है ये कानून सबसे लंबा था क्या। दूसरा कह रहा है इसमें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा था। डोमिनियन स्टेटस के दर्जे को आप ऐसे समझ लो, आपने सामने वाले से घर लिया, सामने वाले ने बोला भाई देखो ये घर है, इसमें रह ले, टूट फूट करा ले, नया कुछ बना ले, लेकिन मालिक हम रहेंगे। वो डोमिनियन स्टेटस कहलाता है। तो जब भारत के लोग आजादी मांगते थे तो ब्रिटिशर ये कहते थे देखो भाई, तुम अपनी सरकार बना लो, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, सब कुछ बना लो, लेकिन कागजों में तुम ये लिखे जाओगे कि तुम ब्रिटेन के गुलाम हो। ठीक है, उसको डोमिनियन स्टेटस कहते हैं। तो वो कह रहा है जो 1935 का जो कानून आया इसमें डोमिनियन स्टेटस का मेंशन था क्या। सी कह रहा है इसको ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्या। और चौथा कह रहा है इसमें 3 लिस्ट थी, एक फेडरल, एक प्रोविजनल और एक कॉन्करेंट। जो फेडरल लिस्ट उसे बोलते हैं जो केंद्र सरकार जिस पे डिसीजन लेगी, प्रोविजनल उसको बोलते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और कॉन्करेंट लिस्ट उसको बोलते हैं जिसमें जिस काम को केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोनों मिलकर कर लेगी।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, उसने रॉन्ग पूछा है। तो ना ये डोमिनियन स्टेटस का जो मेंशन है ना, वो इसमें नहीं था। ये साइमन कमीशन में तो डोमिनियन स्टेटस का मेंशन था, और आगे जो क्रिप्स मिशन आया था उसमें भी था, लेकिन 1935 वाले में नहीं था, ये याद रखना है आपने। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्रिप्स मिशन के बारे में बताओ। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे। बात तो सही सी लग रही है। ये इन्होंने ये कहा था भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर चुने हुए मेंबर जाके बैठेंगे। तो ये भी बात सही सी लग रही है। अगला कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव डोमिनियन स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशन को डोमिनियन स्टेटस देना चाहिए। और अगर कोई अलग सरकार बनाना चाहता है, ठीक है, मतलब कि इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना चाहता, तो अलग भी रह सकता है। तो ये वाली बात इन्होंने थोड़ा सा मुस्लिम लीग को अपीज करने के लिए, उनको मनाने के लिए ये बोली थी। लेकिन जो आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो इसके करेक्ट बताने पे तो सारे ही स्टेटमेंट इसमें क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वर द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। तो एक 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, उसने प्रावधान दिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी, और इस कैबिनेट मिशन के अंदर ये सारे ही मेंबर थे, ठीक है। लॉर्ड एटले भी थे, पैथिक लॉरेंस भी थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स भी थे, और एवी अलेक्जेंडर भी थे, ठीक है। ये सारे के सारे ही मेंबर इसमें थे, और इसके हेड थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। बाकी ये तीन मेंबर थे। तो ऑल ऑफ दिस, यानी कि ई क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होना चाहिए। 35 क्वेश्चन की बात करें, तो वो कह रहा है इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा किसके द्वारा हुआ। तो देखो भाई क्रिप्स मिशन 1942 में जरूर आया था, लेकिन इसकी बातों को तो माना नहीं गया था। डोमिनियन स्टेटस का इसमें मेंशन था। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, और इसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवा दी थी, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इसके द्वारा भारत को आजादी मिली थी। लेकिन जो लास्ट वॉइस रॉय थे माउंट बेटन, ठीक है, तो जून जून 1947 में जो माउंट बेटन प्लान एक्ट आया था, उसके द्वारा क्या किया गया था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बात करें आप आगे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि जो असम था, ठीक है, असम ने भारतीय फेडरेशन को कब ज्वाइन करा, भारतीय फेडरेशन में कब शामिल हुआ। तो 3 जून 1947 को तो, ठीक है, 3 जून 1947 को तो क्या हुआ था, ठीक है, माउंट बेटन प्लान आया था, ठीक है। 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को हमने लागू किया था। और असम जो भारतीय संघ में शामिल हुआ था, वो हुआ था 6 जुलाई 1947। तो बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बात करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है किसने 1927 में पहली बार, ठीक है, कौन सी पार्टी ने 1924 में पहली बार, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का के बारे में बोला था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। तो भाई अगर हम बात करें, 1850 में बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और पहले जनसंघ हुआ करता था, उससे सेपरेट होकर फिर भारतीय जनता पार्टी बनी थी, ठीक है। और एक पार्टी मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा बनाई गई थी, स्वराज पार्टी, और इस स्वराज पार्टी ने कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए। बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो इसमें शुरुआत में मेंबर कितने थे। तो अगर हम इसमें बात करें, तो जो शुरुआत में जो मेंबर थे वो थे 385, ठीक है। 385 मेंबर इसमें शुरुआत में थे, जिसमें से 299 इलेक्टेड थे, और बाकी नॉमिनेटेड थे, ठीक है। और जब हमारा पार्टीशन हो गया, तो 385 में से 299 रह गए थे, 299 रह गए थे, क्योंकि कुछ मेंबर पाकिस्तान चले गए थे। मतलब बंटवारा हो गया था, तो वो वाला क्षेत्र पाकिस्तान चला गया था, जिसमें से मेंबर कम हो गए थे। और ये जो 284 है, ये 284, ठीक है, 284 ये वो व्यक्ति है जिन्होंने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया था, ठीक है। दीज आर द पर्सनालिटीज दैट साइन ऑन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी है ना, इसका सील क्या है, इसका सिंबल क्या था। तो हर चीज का ना वही एक प्रतीक होता है।
तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, ठीक है, इसका जो सिंबल दिया गया था वो दिया गया था एलिफेंट। ठीक है, इसका जो सिंबल दिया गया था वो दिया गया था एलिफेंट। ठीक, क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कहा जाता है, हु इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। संवैधानिक सलाहकार किसको कहा जाता है? तो अगर हम बात करें संवैधानिक सलाहकार की, ठीक है, तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। ठीक है, और एम एन राव और गोपाला स्वामी अयंगर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। और बी एन राव को कहा जाता है, ठीक है, बी एन राव को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। बात करें कुछ 41 की, कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कौन कौन मेंबर थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद महमूद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, जिनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से इनको रिप्लेस किया था एन एम राव ने, डॉक्टर डी पी खेतान, जिनकी डेथ हो गई थी और इनको रिप्लेस किया था टी टी कृष्णमाचारी ने, और बी आर अम्बेडकर इसके हेड थे। तो सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के और 8वें हो गए। ठीक है, इसके चेयरमैन जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो बेसिकली बात करें 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। ठीक है, 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बर्थडे आता है। और 26 नवंबर को, ठीक है, 2015 से हमने ये शुरुआत करा। ठीक है, क्योंकि 2015 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, तो तब से हमने 26 नवंबर को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाने की शुरुआत करी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने सालों में बनकर तैयार हो गया था? तो अगर जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। बात करें आगे, क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 3 बार रीडिंग हुई है। और जो थर्ड और जो फाइनल रीडिंग हुई है ना, ठीक है, वो हमारे हुई थी 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन गया था। 26 नवंबर 1950 को हमने लागू कर दिया। 13 दिसंबर 1940 को पहली मीटिंग थी। और 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप हुई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 45 की, कह रहा है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब होता है उद्देश्य। देखो, जो कोई भी आप काम करते हो तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है कि भाई मैं इस उद्देश्य से इस काम को कर रहा हूँ। तो जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी तो एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा गया था। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे चलकर, ठीक है ना, प्रेम्बल बना था, प्रस्तावना बना था, फ्रंट पेज बना था। और इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को जो सामने रखा था वो रखा था पंडित नेहरू ने। एक क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के चेयरमैन थे। और एन एम राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। बात करें आगे, अब कुछ वन लाइनर है। साइमन गो बैक स्लोगन किससे जुड़ा हुआ है, कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो साइमन गो बैक का जो स्लोगन है वो साइमन कमीशन से जुड़ा है, जिसका विरोध करते टाइम ही, ठीक है, लाला लाजपत राय को लाठी लग गई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि वॉइसरॉय, पहले वॉइसरॉय की काउंसिल में मेंबर बनने वाले पहले कौन से व्यक्ति थे? तो जो वॉइसरॉय की काउंसिल थी उसमें मंत्री बनने वाले जो पहले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ बोस थे, जो एक लॉ मिनिस्टर के रूप में शामिल हुए थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कौन से एक्ट के द्वारा जो मुस्लिम थे उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया? सेपरेट इलेक्टोरेट कौन से एक्ट के द्वारा मिला था मुस्लिम को? तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1909 का, ठीक है, 1909 का, ठीक है, जिसको मॉडल रिफॉर्म कहते हैं, उसके द्वारा सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। 49 कह रहा है पुणे पैक्ट। तो बेसिकली क्या है, गांधी जी को महाराष्ट्र की पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। ठीक है, पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था गांधी जी को। और डॉक्टर अंबेडकर इस बात पे अड़े हुए थे कि भाई रिजर्वेशन, सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए। तो गांधी जी ने उनको सेपरेट इलेक्टोरेट की बजाय रिजर्वेशन के लिए बना लिया। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता है कि भाई उसी कम्युनिटी का मेंबर चुनाव लड़ेगा और उसी कम्युनिटी के मेंबर वोट डालेंगे। और रिजर्वेशन होता है कि भाई उस कम्युनिटी का मेंबर चुनाव में लड़ेगा लेकिन वोट सब डालेंगे। तो ये था पुणे पैक्ट। तो गांधी जी के और, ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बीच में साइन हुआ था। अब ये कुछ मेंबर हैं,
इनको आपको अरेंज करना है क्रोनिकल ऑर्डर में कि सबसे पहले कौन से, सबसे पहले कौन से। तो देखो, पहला आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्यों? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में यहाँ शासन करना शुरू करा तो शुरुआत में रॉबर्ट क्लाइव को बनाया था। लेकिन जैसे ही, ठीक है, जैसे ही क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट आ गया तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हेड की पोस्ट को गवर्नर जनरल में बदला गया और वॉरेन हेस्टिंग को पहले गवर्नर जनरल बनाया गया। फिर आगे चलकर क्या हुआ, चार्टर एक्ट आया 1833 में, और उन्होंने क्या करा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो ये पोस्ट थी इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, किसमें? इसको कन्वर्ट कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। तो जो विलियम बेंटिक थे ये आगे तीसरे नंबर पर। ठीक है, बात करें आगे। जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, जिसके तहत क्या किया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, पॉलिटिकल रूल था, वो एंड हो गया था। ठीक है, और डायरेक्ट सत्ता ब्रिटिश के हाथ में चली गई थी, तो गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलकर वॉइसरॉय का नाम दे दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग क्या थे? अब भारत के पहले वॉइसरॉय थे। कहानी आगे बढ़ती रही और भारत हो गया आजाद। जिस टाइम पर आजाद हुआ उस टाइम के जो वॉइसरॉय थे वो हुआ करते थे लॉर्ड माउंटबेटन। चलो भाई, ये भी हो गया। बात करें लास्ट में, तो कहानी क्या थी कि भाई जब ब्रिटिशर आजाद हुए, ठीक है, तो ब्रिटिशर क्या करने जब यहाँ से गए तो उस टाइम तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था। ठीक है, लागू नहीं हुआ था। और वो पहले ही जाने वाले थे, तो जाने वाले थे तो जाने से पहले वो गवर्नर जनरल बना के चले गए थे श्री राजगोपालाचारी को। तो ये अपनी क्या रहेगी, सीक्वेंस रहेगी। अब आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, क्लास को लीव करने से पहले, ठीक है, अपने अपने मार्क्स बताते हुए जाना है कि भाई 50 में से मेरे इतने मार्क्स बने हैं। और जो अपने रियल नेम से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी आईडी का कोई और दूसरा नाम बना रखा है, तो वो ना अपना नाम लिख के, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप यहाँ लाइव कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स में लिख रहे हो तो ऑफलाइन वाले में भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब जैसे क्लास एंड हो जाती है लाइव की तो शायद लाइव का ऑप्शन नहीं नहीं रहता होगा उसमें लिखने का। ठीक है, तो आप बाद में भी क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, और अगर अपनी आईडी से नहीं जुड़े हो तो जिस आईडी से जुड़े हो तो उस आईडी से अपना नाम लिख दो कि भाई मेरा नाम ये है और आज मेरे 50 में से इतने मार्क्स बने। ठीक है, तो फिर मिलेंगे किसी तरह ऐसी ही एक वीडियो के साथ, किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।